हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजनीति मीमांसा में। आज का हमारा टॉपिक एईडीओ परीक्षा से संबंधित है, जो कि 14 अप्रैल को हो चुका है और उसका जीएस और जीके वाले पार्ट को हम बहुत विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रश्न कैसे आ रहे हैं। सारे प्रश्नों को बहुत विस्तार से देखेंगे और एक-एक प्रश्न के सही उत्तर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि अभी जो एईडीओ के द्वारा पहला एग्जाम 14 अप्रैल को लिया गया, वह काफी जीके जीएस वाला पोर्शन बहुत टफ था और जो सिर्फ जीके जीएस के बेसिस पे एग्जाम दे रहे थे या बेसिस पे एग्जाम दे रहे थे, थोड़ा उनके लिए हो सकता है कि नकारात्मक रहे, लेकिन वाकई में थोड़ा टफ था एग्जाम जीके जीएस वाला पोर्शन। पता नहीं कौन सा उन लोग चूरन खा के पेपर बनाया है, तो थोड़ा टफ तो था, बीपीएससी लेवल से ऊपर का पेपर था। हालांकि इस पेपर से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नया जानेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहेंगी। साथ ही साथ एक एक पॉइंट को विश्लेषण करेंगे और बहुत विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन आंसर भी मिला सकते हैं, ठीक है। अपना एग्जैक्ट उत्तर मिला के देख सकते हैं कि आखिर आप का स्थान कहाँ बन रहा है, आपकी स्थिति क्या है, जीके जीएस में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है हड़प्पा से संबंधित। तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि क्या है। हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। एक पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना, ये पहला ऑप्शन। दूसरा है कि वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन, औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। साथ ही साथ इनके पालतू जानवर भी कब्र में दफनाए जाते थे। तीसरा ऑप्शन है कि लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए हैं। तो मैं बता दूं कि आपका तीनों ऑप्शन, इसमें एक थोड़ा सा कट गया है, इसमें ऑल सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी है। तो अगर आप इसमें ए लगाए हैं तो आपका सही हुआ। दूसरा प्रश्न है कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था। तो किससे नहीं था, वह बेसिकली पुकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका लाते हैं। इसके बाद हिंदी प्रांतीय किसान सभा 1929 में होता है, उससे संबंधित है और बकासत आंदोलन से भी संबंधित है। तो उनका संबंध किससे नहीं है, यहाँ नहीं है पूछा है, तो इसका उत्तर होगा कृषक समाचार से उनका संबंध नहीं है। हमारा तीसरा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है लेकिन पढ़ेंगे इसको हम लोग। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हित की रक्षा करने के लिए की गई थी। तो यह पहला कथन है। दूसरा कथन है कि जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधार की वकालत की। तो इसका उत्तर क्या होगा कि कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। दोनों कथन को आप लोग देखेंगे तो कंट्राडिक्टरी है। एक तो कह रहा है कि जमींदार लोग अपना हित के लिए क्या लाता है, एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी बताते हैं, तो यह अपने हित के लिए बताते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि क्या उस हित को किसानों के लिए ला रहे हैं, ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए ला रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो इसका कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है, क्योंकि एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, तो तीसरा का ऑप्शन भी सही होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारे बीच है कि भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो हम लोग भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चल रहा है कि 2017 में आता है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी है। और इसका सही उत्तर 4 का सी होगा, जिसका 34,800 किलोमीटर की रखी गई थी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 34,800। पांचवा प्रश्न हमारे बीच है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उंगा द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में, हो सकता है कि थोड़ा बहुत गूगल ट्रांसलेशन के जरिए थोड़ा बहुत हिंदी में कहीं दिक्कत हो, लेकिन आप उसको समझ जाइएगा।
संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन कहता है कि बैठक रूस के यूक्रेन में आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो उसमें आयोजित की गई थी। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बैठक बेसिकली यूक्रेन में, यानी यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष होने के बाद शिकागो अमेरिका में आयोजित किया गया था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इस प्रस्ताव पर 65 अनुपस्थित, 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े, जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। तो पहला ऑप्शन जुड़ा हुआ है। दूसरा कहता है कि अमेरिका ने शांति का मार्ग शीर्षक से एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो पांचवा का ऑप्शन क्या होगा? तो पांचवा बेसिकली इसमें केवल दो सही होगा, यानी केवल डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है कि शेखेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन इसका क्या है कि इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न किया। क्या पहला ऑप्शन सही है? दूसरा, यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का कारण था कि उनके जो सिपाही थे भारतीय, उनके साथ ब्रिटिश व्यक्तियों या ब्रिटिश लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, तो दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका उत्तर डी होगा, यानी ना तो एक ना ही दो। अगला हमारा सातवां प्रश्न कहता है कि एक कण को संदर्भ फ्रेम एस से देखने पर स लिखा गया है, लेकिन एस से देखने पर स्थिर पाया जाता है, और उसी कण को दूसरे संदर्भ में S2 से देखने पर यह नियम वेग के गति करता हुआ पाया जाता है। मतलब एक में तो स्थिर है S1 में, और S2 में गति मूवमेंट करते हुए दिखाई देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 7 का ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें कि S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम है। तो इसका उत्तर बी होगा कि S1 और S2 क्या है? दोनों जड़त्वीय फ्रेम है। अगला हमारा प्रश्न है जो कि 8वां है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होता है, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होता है। 30 वर्ष किसके लिए है? राज्यसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 40 वर्ष, ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं। तो इसका उत्तर 35 वर्ष यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला 9वां प्रश्न है हमारे बीच कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल इसकी विशेषता है? तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उत्तर निसंदेह मिलेगा। तो पहला है, इसमें सोम पवमान को समर्पित स्तोत्र हैं जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है, पहला। दूसरा कहता है कि इसमें ब्रह्मांड की रचना के बारे में दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत है। तीसरा, इसे कर्ण वंश और आंगिक कवियों का माना जाता है। चौथा, इसमें नदी सूत है जो बेसिकली नदियों की पवित्र संस्थाओं के रूप में प्रस्तुति करता है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसमें बेसिकली सोम पवमान को समर्पित स्तोत्र है जो पवित्र या शुद्धिकरण से संबंधित है, और ये सारे स्तोत्र इसी में दिए गए हैं, 9वां, और यह ऋग्वेद में दिया हुआ है, 9वां। हमारा 10वां प्रश्न कहता है एरियोथोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए यहाँ गलत सही थोड़ा सा देखना होगा आपको, यहाँ गलत कथन पूछा है। तो ये देखते हैं, इसमें है कि इसका प्रयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। क्या एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जी बिल्कुल, हम लोग कोरोना काल में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक बिकने वाला एजिथ्रोमाइसिन ही था। तो एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, ऑप्शन ए सही है। दूसरा, इसे सेचरोपोलिस्पोरा एरिथिया के स्टेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता। तीसरा कहता है कि यह एक माइक्रोसाइक्लिक यौगिक है, और चौथा कहता है कि इसमें लीजियोनेलिसिस के लिए यह अच्छा असर है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें गलत कौन सा है? इसका गलत कथन ऑप्शन बी है, यानी बी कथन गलत है, बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं और बी गलत है। 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कहता है कि 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज, यानी जो पशुओं के इलाज के लिए वेटनरी कॉलेज होता है उसकी बात कर रहा है। वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए यह बेसिकली गणेश दत्त समिति के नाम से आते हैं कि गणेश दत्त समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 12वां
12वां प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्रा में से नहीं है। अब देखिए कि दुनिया की सबसे कमजोर मुद्रा में से नहीं है, तो यह बेसिकली ओमानी रियाल यानी ओमानी रियाल, ऑप्शन डी सही है। तो सबसे कमजोर मुद्रा में नहीं पूछा है, तो ओमानी रियाल ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद ऑप्शन 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो पृथक्करण के जो नियम का सही प्रतिनिधित्व क्या करता है, तो ऑप्शन ए यानी 3:1 और यानी 3:1 का बात करता है, और ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला प्रश्न 14वां है, तो 14वां देखते हैं कि आत्मा निवासी नेमाटोड कोसोलेबियम ध्रुतित की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य कथन को चिन्हित करना है। तो पहला कथन क्या है कि यह केंझोर ओडिशा में खोजी गई थी। पहला। दूसरा, इसका नाम पशु सर्वेक्षण संस्था है। ठीक है। इसका तीसरा देखते हैं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निर्देशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। यह हो गया तीसरा कथन। चौथा, यह बेसिकली जीव पोषण तत्वों के पूर्ण चक्रण और जैविक पदार्थ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो यह बेसिकली ऑप्शन बी सही है, जिसमें 2 और 3 की बात करता है। इसमें 2 सही है और 3, यानी इसका जो नाम रखा गया है डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम से, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला 15वां प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो बिहार में कौन सी झील है, सांभर झील बिहार में नहीं है, सुखना झील बिहार में नहीं है, और कामा झील भी बिहार में नहीं है। तो 15वां का क्या होगा, अनूप झील बिहार में है। अब 16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न कहता है कि दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर 10 से 15 एम की दूरी पर स्थित है। इसके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण और नाभिकीय बलों की मात्रा का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 16वां का उत्तर बी होगा, यानी सबसे पहले नाभिकीय के बाद आ जाएगा विद्युत चुंबकीय के बाद अंतिम में गुरुत्वाकर्षण। तो यह इसका सही क्रम होगा। 16वां प्रश्न के बाद हम 17वां प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न कहता है कि विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। विटामिन B12 की बात कर रहा है, जिसे हम कोबाल्ट के नाम से जानते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और ऐसे बहुत सारे दवाई इसके नाम पे आता है। तो क्या है इसमें, कोबालिमीन भी, इसमें क्या कहता है ऑप्शन है कि इसे कोबालमीन भी कहा जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है। तीसरा कहता है कि इसमें कोरिन वलय होता है। तो यह 3 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो यह बेसिकली डी यानी अब कथन सत्य है। कथन ए और बी सत्य है कि इसमें कोबालिन होता है, और यह बेसिकली कोबाल्ट परमाणु मैंने पहले भी बताया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि पोली गर्ल्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोह में से एक था, जो पोली गर्ल्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। तो पहला क्या कहता है कि यह बेसिकली भू राजस्व से संबंधित था, और यह दक्षिण भारत का पहला विद्रोह था। तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि पोलीगर्ल्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदार थे, और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 पढ़ने के बाद हम इसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि 18 का सी, यानी कथन 1 और कथन दोनों सही है, और ए कथन 2 जो है एक की सही व्याख्या करती है। मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो यह दोनों सही हो जाएगा। हमारा 18वां प्रश्न हो गया। 19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कहता है, 19वां प्रश्न क्या कहता है, सॉरी 19वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो यह बेसिकली नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन और एक तो देख चुके हैं, अब कथन 1 को पढ़ते हैं। पहला कथन कहा कि इन दोनों कथनों पर विचार करें, विकल्प अति दें। ठीक है। अब देखिए, पहला कहता है कि चुंबक स्थैतिक यानी मैग्नेटोस्टैटिक्स और विद्युत स्थैतिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हाउ गाउस का नियम क्रमशः इस प्रकार है। बी
ds इज इक्वल टू 0 और ए सॉरी, मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि हिंदी जो हम लोग ट्रांसलेट किए हैं तो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हुआ है, जिसके चलते थोड़ा सा शब्द ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि 19वां प्रश्न है। तो इसका कारण क्या दिया हुआ है कि चुंबकीय एक ध्रुवीय ध्रुवीयता मौजूद नहीं होते जबकि विद्युत एक ध्रुव मौजूद होते हैं। तो 19 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा। आर और ए दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये हमारा 19वां प्रश्न था। 20वां प्रश्न कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो वह अपने लिए या अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। तो अनुच्छेद 20 सही है। यानी अपने विरुद्ध जो जैसे मारपीट या बरगला के नहीं, उसे जबरदस्ती दबाव बना के अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए उसका विरुद्ध नहीं कर सकते। तो यह अनुच्छेद 20 में बात करता है, जीवन स्वतंत्रता की बात करता है। अगला 21वां ऑप्शन देखिए, 21वां प्रश्न देखिए, त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि ताम्रपत्र अभिलेख में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। क्या त्रिलोचन पाल जी को ताम्रपत्र अभिलेख में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है? पहला। दूसरा है कि इसमें उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एकलहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है। अब नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 21 का उत्तर डी होगा, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सही है और इसका इसलिए 1, 2, 3 तीनों सही होता है। 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 22वां प्रश्न है, इसमें है निम्नलिखित। एक्चुअली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा आपको यहाँ दिक्कत होगा कि यहाँ एक स्ट्रक्चर था जिसको हम ला नहीं पाए। हालांकि इसका उत्तर मैं बता देता हूँ 22वां का कि इसका उत्तर ये होगा, यानी यूरेसिल। इसका उत्तर क्या होगा? यूरेसिल होगा ये। तो 23वां प्रश्न, एक इसका क्या था कि इसमें सूत्र टाइप का दिया हुआ था, स्ट्रक्चर बना हुआ था इसमें, लेकिन हम ला नहीं पाए उसको, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गया। तो इसके लिए आप इसका सही उत्तर जान लीजिए कि यूरेसिल होता है, यानी 22 का ऑप्शन ए सही है, यूरेसिल। 23वां प्रश्न देखते हैं कि दीपंकर सृजिजाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? यानी दीपंकर जो सृजिजाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? तो यह बेसिकली 23 का ऑप्शन सी, यानी औदंतपुरी विश्वविद्यालय से संबंध इनका है और यह औदंतपुरी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। 24वां प्रश्न हमारा रहा, यह भारत में, यह बेसिकली एक कथन टाइप का है कि यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, बाबा राव सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। उपयुक्त गाथांश में निम्नलिखित में से क्रांतिकारी कौन से संगठन है? तो यह बेसिकली अभिनव भारत सोसाइटी की बात की जा रही है, जिसका गठन 1904 में किया गया था और इसी सोसाइटी को पहले मित्र मेला के नाम से या मित्र मंडल के नाम से 1899 में लाया गया है। तो यह बेसिकली मित्र मंडल के नाम से 1899 में था और बाद में 1904 में यह अभिनव भारत के नाम से बना। ठीक है। हमारा 25वां प्रश्न है कथन से संबंधित प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कहता है कि 2019 और 20 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक है। यानी भारत का जो जीडीपी है उससे और बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है वह भारत के जीडीपी से ज्यादा है, पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है कि 2018 और 2019 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से कम है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि 2023 और 2024 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीएसडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2 था। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका बी सही होगा कि कथन केवल 1 तथा 3 सही है, यानी 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है। तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का बी, 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है। 26वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो कि फिजिक्स से संबंधित है और वेलोसिटी की बात करेंगे।
तो 26वां क्या कहता है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है, वह पहले विस्थापन x को नियम वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियम वेग 2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसतन यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो ये एवरेज वेलोसिटी का बात कर रहा है, तो यहाँ बेसिकली हम लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, बस इसका सही ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि इस विद्यार्थी के द्वारा लगाया भी गया है। तो 26 का बी सही होगा। 27वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिम भाग में स्थित है? तो बिहार के पश्चिम में कौन सा स्थित है? तो यह बेसिकली ऑप्शन डी यानी कैमूर सही होगा कि बिहार के पश्चिम में कैमूर स्थित है। 27 का डी कैमूर हो जाएगा। 28वां प्रश्न हमारा कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिधि में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिस्थिति के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम 1 की प्रविष्टियों का कॉलम बी में यानी 2 में दिए गए उपयुक्त संबंध से मिलान कीजिए। अब यहाँ मैच द फ्लोइंग है, हालांकि इसका हम देखते हैं ऑप्शन ए सही होगा। इसका मैच द फ्लोइंग में ए सही होगा और बाकी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। सो शुद्ध प्रतिरोध क्या है? तो शुद्ध प्रतिरोध बेसिकली क्या बात करता है? तो इसका Q होगा, यानी इसका संबंध है, सॉरी एक सेकेंड, शुद्ध प्रतिरोध की Q से मिलाएंगे, यानी धारा और वोल्टता समान फेज में होती हैं। और इसके बाद शुद्ध धारिता, शुद्ध प्रतिरोध के बाद हम लोग देखें कि शुद्ध धारिता का P होगा, यानी इसको 1 से मिला देंगे, यानी धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहती है, धारा और वोल्ट समान फेज में होती हैं, सॉरी आगे होती हैं, बस यहाँ तक देखेंगे। इसके बाद शुद्ध प्रेरकत्व, यानी शुद्ध प्रेरकत्व में क्या है कि इसका S होगा, जो कि नीचे धारा वोल्ट से 90 डिग्री पीछे होती है, और अंत में RLC श्रेणी क्या है? तो ये भी धारा और वोल्ट समान फेज में होती हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। हमारा 29वां प्रश्न है सत्यशोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना है, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा, इसमें महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया गया, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि समाज ने यानी सत्यशोधक समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया, तो इसका क्या सही होगा? तो 29 का ए केवल दो, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया, नहीं, इसका 2 ऑप्शन गलत होगा। और इसका जो क्या इसमें पहले पूछ रहा है कथनों में से सही, तो इसका 1 और 2 सही होगा, तीसरा सही नहीं होगा। समाज ने अस्पृश्यता के बीच को विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया, तो 29 का क्या होगा? इसमें बेसिकली उसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही होगा, और इसमें 3 सही नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट किया, लेकिन अस्पृश्यता को बढ़ावा देने की कहीं भी बात नहीं करते, बल्कि उसको खत्म करने की बात की जाती है। तो इसमें महिला और निचली जातियों के लिए शिक्षा की बात की जाती है, और साथ ही साथ ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती दिया जाता है। हालांकि इसमें सभी ऑप्शन टिक लगाया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। ऐसे ज्यादा चांस है कि इस प्रश्न को ड्रॉप किया जाए या क्वेश्चन आंसर बदला जाए, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों सही होने की संभावना, मतलब 1 और 2 दोनों सही होगा, तीसरा में संदेह है, तीसरा सही होने की संभावना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न कहता है कि मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 30 का उत्तर बेसिकली सी, इसका उत्तर सी होगा। यह बेसिकली सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी की बात करता है। तो किसकी बात करता है? यह बेसिकली सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी की बात करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला 31वां प्रश्न हमारा कहता है कि बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। तो बेरियम कहाँ पाया जाता है? तो यह बेसिकली दोनों, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यानी दोनों बेराइट और विथेराइट में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो यह हमारा 31 प्रश्न। आगे
32वां प्रश्न को देखते हैं। तो 32वां प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिक यानी भंडागारिक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन देखना है तो क्या है? भंडागारिक। तो ऑप्शन ए क्या है इसमें? कथन एक कहता है कि वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोध जातक में उल्लेख किया गया है। दूसरा, ये मौर्य साम्राज्य के मुख्य कर संग्रहक के रूप में कार्य करते थे। ऑप्शन सी कहता है कि वे सैन्य प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे, और ऑप्शन डी कहता है कि वे शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का प्रबंध करते थे। तो 32 का ऑप्शन डी सही होगा कि यह बेसिकली 32 का ऑप्शन डी सही होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऑप्शन 32 का डी सही होगा कि यह बेसिकली शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का प्रबंधन करते थे। तो यह जो भंडागारिक थे क्या करते थे? तो वे शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का काम करते थे। 33वां प्रश्न हमारा है, कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो यह बेसिकली 33 का ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सारे जो ऑफिशियल काम है कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसका ऑप्शन 33 का ए यानी अनुच्छेद 348 सही है। अगला 34वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2024 और 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत किसके जीडीपी का था? प्रतिशत इसके जीडीपी का था, यानी टोटल जीडीपी का कितना था जो सकल नुकसान हुआ, यानी 2024-25 के जो बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीडीपी के कितना प्रतिशत था, यानी कितना जीडीपी का था? तो इसका 34 का ऑप्शन सी सही होगा। यह बेसिकली 3.0 की बात करता है। 3.0 होगा ऑप्शन सी। 35वां प्रश्न को देखते हैं कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 35 का ऑप्शन ए सही होगा। लगभग 7% यानी 6 पॉइंट समथिंग के आसपास है। तो इसका उत्तर 7% होगा। तो जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है? तो 7% लगभग उसका उत्तर होगा। 36वां प्रश्न कहता है कि एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है। तो यह बेसिकली ऑप्शन ए निर्माणी क्षेत्र में विनियोग, बी सेवा क्षेत्र में उत्पाद, सी केवल विनियोग, डी सभी क्षेत्रों में विनियोग का वार्षिक उत्पाद। तो 36 का ऑप्शन क्या होगा? 36 का ऑप्शन डी होगा कि सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जो एमएसएमई यानी केंद्रीय एमएसएमई यानी लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो हमारे गया जी के जो सांसद हैं जीतन राम मांझी जी के पास है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो यह जो एमएसएमई मंत्रालय है हमारे बिहार के ही जीतन राम मांझी जी के पास गई है। तो यह 36 हो गया। 37वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। नीचे दो कथन दिया गया है। कथन एक को पढ़ते हैं कि क्या है, यहां से हम लोग देखेंगे। कथन एक कहता है कि 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मिलित किया जा सके। क्या सही बात है कि 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? अब कारण बताता है कि यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो 37 का बी होगा कि पहला तो ऑप्शन सही है कि 2021 यानी 15 नवंबर 2021 से गौरव जनजाति दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह तिलका मांझी के लिए नहीं बल्कि यह बिरसा मुंडा के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है और जो आपका कथन सही है और कारण गलत यानी असत्य है। तो एक पहला ऑप्शन सही है, दूसरा कथन गलत है। यह बिरसा मुंडा के लिए मनाया जाता है, न कि तिलका मांझी के लिए। हमारा 38वां प्रश्न है जो कि फिजिक्स का है कि एक आदर्श गैस को P माइनस भी आरेख में दर्शाए गए अनुसार ABCA बंद चक्र में ले जाया जाता है बिंदुओं के निर्देश में। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसका सही उत्तर बना देता हूँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही होगा, जो कि इस विद्यार्थी द्वारा लगाई गई है। तो
ऑप्शन बी सही होगा, यानी 3P भी सही होगा। अगला 39वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 39वां प्रश्न यह बेसिकली मैच द फ्लोइंग है। इसका क्या होगा? तो वरुण वरुण नौसेना क्या है? तो यह बेसिकली भारत और फ्रांस के बीच में है। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है। यह बेसिकली मैच द फ्लोइंग जो है एक दूसरे से मैच किया हुआ होगा, तो ऑप्शन ए सही है कि ए का 1, बी का 2, 3 का 3 और 4 का डी। तो वरुण नौसेना भारत फ्रांस, धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होता है, एक्वेरियन भारत मालदीव के होता है, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है। तो ये आमने सामने मैच किया हुआ है। तो ए का 1, बी का 2 का बी, सी का 3 का सी, 4 का डी सही होगा। 38वां हो गया, एक सेकेंड। 39वां प्रश्न हमारा कहता है, सॉरी 40वां प्रश्न हमारा कहता है, 39 हो गया था। 40वां प्रश्न है कि 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादों की शिकायतों का समाधान करना था। ठीक है, तो इसका यह एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको कथन से मिलाना है। तो पहला कहता है कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। दूसरा, इसमें इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादों के सामने आने वाली समस्याओं से संबंधित था। तो यह बेसिकली राजकुमार शुक्ला जो कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले थे और उनको चंपारण आने के लिए, बिहार आने के लिए न्योता दिए थे और यह तिनकटिया पत्ती से मुक्ति के लिए बुलाया गया था इनको। तो 40 का क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, यानी कथन 1 और कथन दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। 41वां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी? यानी जो भारतीय जनता पार्टी है कितने वर्षों के बाद दिल्ली में आई सत्ता में? तो यह होगा ऑप्शन बी, यानी 27 वर्ष। 27 वर्ष के बाद बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। इससे पहले 2 बार अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो कब आती है? 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में वापस लौटी। 41 प्रश्न हो गया। 42वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न कहता है कि जो जिला दरा मध्य में पड़ता है, जो जिला दरा मध्य में पड़ता है, यानी 42 का ऑप्शन सी सही होगा, कश्मीर घाटी और लद्दाख के मध्य पड़ता है। कश्मीर घाटी और लद्दाख के मध्य पड़ता है। अगला हमारा 43वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन कहता है कि भ्रष्टाचार, करप्शन जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। पहला ऑप्शन है। दूसरा कारण क्या कहता है कि यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभाव के अनुकूल में बाधा डालता है। तो क्या करप्शन से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन, एक सेकेंड, सी सही होगा। दोनों सत्य है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। मतलब दोनों कथन सही और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो कारण यह है कि भ्रष्टाचार को इसलिए कारण माना गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से जिनके द्वारा भारी मात्रा में प्रदूषण किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा या सरकारी अधिकारियों के द्वारा उन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा कुछ पैसा घूस के रूप में खा लेने के कारण नजरअंदाज किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन एक, कथन 1 और कारण दोनों सही है और एक दूसरे को सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 43 का क्या होगा? सी, यानी एक दूसरे के साथ दोनों सही है। 44वां प्रश्न है, 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया? 1919 में। जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई? यानी 1919 में बिहार और उड़ीसा में जो शिक्षा कानून पारित किया गया वह किस बच्चों से संबंधित था? तो 44 का ऑप्शन सी सही होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। 45वां प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेतक यानी जो ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग प्राप्त किया गया? तो यह कौन था? 45वां का ऑप्शन बी होता है, मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। मिथिला मखाना को अप्रैल 2022 में जीआई टैग दिया गया। ठीक है, 45 हो गया। 46वां प्रश्न हमारा है कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योग
और मिलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कौन सा मिल पहले आता है और कौन सा मिल बाद में आता है। तो 46वां का ऑप्शन क्या होगा? सी। सी को हम लोग देखेंगे कि यह एक दूसरे से मिला हुआ 1 2 3 4। पहले कपास आता है, जूट की खेती, कपास पहले, कपास के बाद जूट, जूट के बाद कागज, कागज के बाद इस्पात। तो यह ऑलरेडी अरेंज है। 1 नंबर पे कपास हो जाएगा, 2 नंबर पे जूट, 3 नंबर पे कागज और 4 नंबर पे इस्पात। यानी 46 का सी एकदम क्रोनोलॉजी में लगाया गया है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो कौन सा शामिल है? तो इसमें है कि पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल 39 के आस में है। इसमें काम करने का अधिकार भी इसमें है, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता भी इसमें है। तो इसका क्या होगा 47 का? डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी सारे ऑप्शन, सारे सही, सारे कथन सही हैं। 48वां प्रश्न हमारा है जो कि मैच द फ्लोइंग से संबंधित है। 48 का इसका ऑप्शन ए सही होगा। और कैसे सही होगा इसको देखेंगे। तो पहला है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का संबंध शेविंग में आवर्धित सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक का एस हो जाएगा, यानी 48 का ए, एक का एस है। यह बेसिकली शेविंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह बेसिकली उत्तल दर्पण का मायोपिया, निकट दृष्टि को सुधारने के लिए किया जाता है। तो यह आमने सामने मैच हो जाएगा, सॉरी आमने सामने नहीं होगा। उत्तल दर्पण दूसरा का आर, यानी वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस 3 का पी, पी क्या है कि कैमरे और प्रोजेक्टर में प्रकाश को फोकस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 3 का पी। अंतिम है अवतल लेंस, अवतल लेंस का क्यू हो जाएगा, यानी अवतल लेंस का क्यू क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, थोड़ा सा क्यू क्या हो जाएगा? तो यह बेसिकली मायोपिया, निकट दृष्टि दोष से सुधार के लिए है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला 49वां प्रश्न है कि भारत की प्राचीन पर्वतीय रेंज क्या है? भारत की प्राचीन पर्वतीय रेंज क्या है? तो 49 का ये, यानी अरावली पर्वत श्रेणी है। हालांकि हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पे विवाद हुआ था और 100 फीट से नीचे वाला जो, या 100 मीटर से नीचे वाले अरावली पर्वत को पर्वत की श्रेणी से हटा दिया गया था, जिसके चलते भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। तो इसका अरावली पर्वत जो है भारत का प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है। 49 के बाद 50वां प्रश्न हमारा है कि 10 जनवरी 2025 को भारत देश बना जिसमें निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। तो यह बेसिकली 50 का ऑप्शन सी, यानी यह चौथा होगा। इसका 4, यानी चौथा देश बना जो कि लो अर्थ ऑर्बिट की बात करता है। 51वां प्रश्न है हमारे बीच 51, सुपर गल्लू किस मनोमर का बहुलक है? यानी सुपर गल्लू किस मनोमर का बहुलक है? तो 51 का ये, यानी एसिटिक अम्ल का है। इसका ऑप्शन ए सही होगा कि एसिटिक अम्ल से संबंधित सुपर गल्लू है। सॉरी, साइनो एक्रिलेट से संबंधित है। यह साइनो एक्रिलेट से संबंधित है, यानी सुपर गल्लू किस मनोमर का बहुलक है? तो यह बेसिकली साइनो एक्रिट का है। साइनो एक्रिट, यानी 51 का ऑप्शन बी सही है। 52वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न, कपूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 52वां प्रश्न कहता है कि यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए शौरसेनी प्राकृतिक में लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन कि यह कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है जो कि गुप्त राजाओं की प्रशंसा है। तीसरा ऑप्शन है कि यह भोज प्रथम द्वारा अपनी पत्नी की प्रशंसा करने के लिए संस्कृत में लिखा गया था। और अंतिम ऑप्शन कहता है कि इसकी रचना नागभट्ट द्वितीय शासन काल में हुआ था। तो 52 का ऑप्शन ए सही है कि यह बेसिकली यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए शौरसेनी प्रकृति लिखा गया था। तो कपूर मंजरी किससे संबंधित है? राजशेखर से संबंधित है। 53वां प्रश्न क्या है कि पंचायतों का
अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार पेशा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पेशा अधिनियम 1995-96 में आता है, यह बेसिकल 96 में आता है, या भूरिया कमेटी के सिफारिश पे आता है। किसी कमेटी पे? भूरिया कमेटी के सिफारिश पे आता है 1996 में। यह बेसिकली ऐसे राज्यों के लिए था जहां पे जो जिस रूप में हमारा पंचायती राज व्यवस्था अगर उस रूप में वहां लागू नहीं किया जाए तो यहाँ बेसिकली जहां पे अनुसूचित जनजाति ज्यादा थे उस क्षेत्र के लिए पेशा 1996 लाया गया जो कि भूरिया समिति के सिफारिश पे थे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कहता है इसे 1996 में अधिनियमित किया गया था, तो बिल्कुल यह 1996। यह अनुसूची 5 क्षेत्र में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है। तीसरा कहता है अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है। तो 53 का ऑप्शन डी सही है कि यह तीनों सही है। 53 का डी यानी तीनों ऑप्शन सही है। 54वां प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न है 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों का सरलीकरण किया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो 54वां प्रश्न क्या कहता है? इसका ऑप्शन बी सही होगा। 54 का बी सही होगा। बी कैसे सही होगा? एक बार मिलान कर लेते हैं। बी है 1 का 3 बर्तन धोने की मशीन, तो बर्तन धोने की मशीन पे 5% लगेगा जीएसटी। व्यापार योगा सेवाएं, यह बेसिकली 18% पर बात करेगा। दूसरा कहता है कि स्वास्थ्य बीमा पर क्या बात करेगा? तो सी का 4 यानी स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर 0 टैक्स लगेगा। और डी कहता है डी का 1 यानी 1500 सीसी से अधिक इंजन की क्षमता वाली एसयूवी के लिए 40%, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि वैसे सारे सामान जो कि लग्जरियस है उस पे ज्यादा टैक्स लगेगा। 400 देखिए एक्सयूवी के लिए कितना है? कार के लिए 1500 सीसी से ऊपर लीजिएगा तो 40% टैक्स लगेगा। और जो बाइक वगैरह है उस पर 300 सीसी से ज्यादा 350 सीसी से ज्यादा का लीजिएगा जैसे, तो उस कंडीशन में आपको 40% लगेगा। व्यापारिक योग के लिए 5%, बर्तन धोने के लिए 5%, व्यापारी योग के लिए 18% और स्वास्थ्य से संबंधित 0 यानी 0% टैक्स। ऑप्शन बी सही है। 55वां प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न कहता है कि एक मैच द फ्लोइंग है। तो 55वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो कांजीरंगा कहाँ है? तो यह बेसिकली इसका कांजीरंगा का ए का हो जाएगा आपका कांजीरंगा पालघाट में है। कांजीरंगा पालघाट में है। इसके बाद बी क्या कहता है? केंद्रोमुख गोलाघाट नौगांव में है। साइलेंट वैली कहाँ है? तो यह बेसिकली साइलेंट वैली 1 यानी चिकमंगलुरु में है। चिकमंगलुरु केरल में पड़ता है साइलेंट वैली आंदोलन भी हुआ था। पेंच घाटी कहाँ है? तो पेंच घाटी नागपुर में है। तो कांजीरंगा, पालघाट, केंद्रमुख, गोलाघाट, साइलेंट वैली, चिकमंगलुरु और यहाँ से बेसिकली पेंच घाटी जो कि पेंच घाटी कहाँ से संबंधित है? नागपुर। यानी इसका सही मिलान क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही है। अब देखिए यहाँ आप सिर्फ साइलेंट वैली सी का 1 अगर मिलाते हैं तो सिर्फ सी का 1 से आपका सही हो जा रहा है। अगर आपको 1 भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको बना सकते थे। तो सी से क्रैक हो जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारे बीच 56 नंबर पे। यह भी बेसिकली मैच द फ्लोइंग से संबंधित है। तो 56वां प्रश्न क्या कहता है? तो यह बेसिकली मैच द फ्लोइंग है और इसका आंसर सी सही होगा। सी कैसे मिलान करेंगे? 1 का सी यानी रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। बेसिकली 1 का 3 एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। ये जयप्रकाश नारायण को दिया गया था ये सम्मान। पुलिंजर पुरस्कार क्या है? एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए। इसका 56 का क्या होगा? 56 का सी होगा। यानी पुलिंजर पुरस्कार क्या है? तो यह बेसिकली विज्ञान कथा से संबंधित है। पुलिंजर टेक्स्ट यानी टेम्पलेट प्राइज क्या है? बेसिकली पत्रकारिता से संबंधित है। हुगरो पुरस्कार 4 का डी होगा। हुगरो पुरस्कार आध्यात्मिक धार्मिक है। तो
ये चारों आप मिलान कर सकते हैं। तो 56 का सी ऑप्शन सही है। 57वां प्रश्न देखते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किस में सम्मिलित किया गया है? तो यह मानव विकास प्रतिवेदन में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है मानव विकास प्रतिवेदन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका 57 का ऑप्शन ए सही है। 58वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैच द फ्लोइंग है। तो 58 का इस विद्यार्थी के द्वारा सही लगाया गया 58 का सी। तो कैसे क्रम होगा? पटना कॉलेज। पटना कॉलेज कब बनता है? तो 1863 में पटना कॉलेज बनता है। 1863 में पटना कॉलेज, यानी 1 का 2 प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, 2 का 4 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बनता है। तीसरा बिहार विद्यापीठ कब बनता है? तो बिहार विद्यापीठ 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 58 का सी अगर हम लगाते हैं तो यह बिहार विद्यापीठ 3 का 1 यानी बिहार विद्यापीठ 1921 में आता है। फिर बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 4 का 3 हो जाएगा। 1900 में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग आता है। और पटना महिला कॉलेज कब बनता है? तो पटना महिला कॉलेज कब बनेगा? क्या है? 58 का सी में पटना महिला कॉलेज 5 का 4 1940 में पटना मेडिकल कॉलेज बनता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सी सही होगा। 58 का सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन वाले दिए हुए हैं। 59वां प्रश्न है। 59वां प्रश्न कहता है कि सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण की स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी चरम स्थिति एक्सट्रीम पोजीशन पर अधिकतम होता है। इसका जो कथन कारण कहता है कि चरम स्थिति पर कण का वेग वेलोसिटी अधिकतम होता है। तो 59 का ऑप्शन क्या सही होगा? बी, यानी कथन 1 सही है परंतु आर गलत है। कथन 1 तो आपका सही है, यानी आर गलत है। तो 59 का क्या हो जाएगा? 59 का बी सही होगा। 60वां प्रश्न हमारा है। 60वां प्रश्न मैच द फ्लोइंग से संबंधित है। तो 60वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? इसमें ऑप्शन बी इसका सही होगा। इस विद्यार्थी द्वारा सही ऑप्शन लगाया गया है। तो ऑप्शन बी सही है, यानी 1 का 2 चीनी कहाँ होगा? महोली। चीनी के लिए महोली लगेगा। कागज के लिए चंद्र। चीनी के लिए महोली लगेगा, यानी 1 का 2 इसका ऑप्शन 1 सेकेंड 60 का बी। तो चीनी के लिए महोली 1 का 2, बी का 3 कागज के लिए चंद्रहाटी, सी का 4 में हो गया सीमेंट के लिए सवाई माधोपुर राजस्थान में है। लोहा एवं इस्पात के लिए 1 राउरकेला प्रसिद्ध है। भिलाई राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। भिलाई तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। तो यह बेसिकली राउरकेला लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि एक भी पता होता तो समझ में आता था। महोली चीनी के लिए, कागज के लिए चंद्रहाटी है, सीमेंट के लिए सवाई माधोपुर राजस्थान में है, और लोहा इस्पात के लिए राउरकेला बहुत फेमस है। 60 हो गया। 61वां प्रश्न करता है कि हेमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह युग्म यौगिक है। तो हेमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो यह बेसिकली आयरन से संबंधित है। कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक नहीं, बल्कि यह आयरन से संबंधित है। 61वां प्रश्न हो गया। अब 62वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न स्टेटमेंट वाइज है। 12 यहाँ गलती से लिखा गया। भारत में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि कंपनी डेस इंडेक्स ओरिएंटल्स की स्थापना लुई सीव ने 1664 में की थी और इसे भारत और प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एक अधिकार प्राप्त था। पहला ऑप्शन। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कंपनी में 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के केंद्र के रूप में पुंडीचेरी की स्थापना की। तीसरा ऑप्शन कहता है कि 1697 में रिस्विक की संधि ने फ्रांसीसियों को डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्र को बनाए रखने की अनुमति दी। और अंतिम कथन कहता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में सफलतापूर्वक अस्थायी उपनिवेश स्थापित किए। तो 62 का क्या सही होगा? तो 62 का ए, यानी केवल 2 सही होगा। केवल 2 सही होगा, जो कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। कंपनी ने 1664 में भारत में, यानी 1 और ये सारे गलत हैं। सिर्फ ऑप्शन
यानी सॉरी कथन भी सही है, केवल 2 सही होगा। 62 का ए, 62 का सही क्या है? ए, 62 का ए सही होगा। ठीक है, ये हमारा था 62वां प्रश्न। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और आगे जो कल होने वाली परीक्षा है, यानी आपका जो कल परीक्षा आयोजित होगा 17 तारीख को, उसका भी जीएस वाला पोर्शन में ऐसे ही कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो यह 62वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 62 का ऑप्शन ए सही है। 63वां प्रश्न हमारा है। 63वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जब तापमान बढ़ता है? जब तापमान बढ़ता है तो कौन सा कथन सही है, इसकी चर्चा करेंगे। पहला कथन ये है कि अर्धचालक का रोधकत्व घटता है जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ता है। कथन 2 कहता है कि अर्धचालक और चालक दोनों का रोधकत्व बढ़ता है। सी, अर्धचालक का रोधकत्व बढ़ता है जबकि चालक का रोधकत्व घटता है। डी, अर्धचालक और चालक दोनों का रोधकत्व घटता है। तो 63 का ऑप्शन क्या सही होगा? तो 63 का ये सही है कि अर्धचालक का रोधकत्व घटता है जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ता है। 64वां प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 64वां प्रश्न है कि नीचे दो कथन वाला, कथन कारण वाला है, तो कारण इसका क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणीय दाब बढ़ाता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कथन इसका कारण बताता है। सॉरी, इसका पहला कथन क्या कहता है कि वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन में रस को ऊपर उठने में सहायता मिलती है। दूसरा कारण कहता है कि वाष्पोत्सर्जन में परासरणीय दाब बढ़ता है। तो 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ब सही होगा कि कथन 1 तो सही है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 65वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 2010 में वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी? तो 2010 में वंशधारा जल विवाद किस देश कहां से संबंधित है और किन राज्यों के बीच संबंधित है? तो 65 का उत्तर सी, यानी 65 का उत्तर सी यानी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए होगा कि वंशधारा जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो वंशधारा क्या है? 65वां का सी होगा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वंशधारा जल विवाद 2010 में हुआ था, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से संबंधित। 66वां प्रश्न कहता है कि आर्थिक विकास से संबंधित जनंकीय संक्रमण की निम्नलिखित अवस्था पर विचार करिए। पहला कथन है कि उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर हुआ पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है कि निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर। अब पूछ रहा है कि तीसरा स्टेटमेंट है कि उक्त अवस्थाओं को सही कालानुक्रम में दिए गए कोड के आधार पर व्यवस्थित करिए। तो 3 है, अब तीनों में से कौन सा सही है? तो हमारा 66 का बी सही हो जाएगा, यानी तृतीय, प्रथम और द्वितीय। पहले तृतीय, प्रथम और द्वितीय होगा, तृतीय, प्रथम और द्वितीय ऑप्शन बी सही होगा। तो 66 का ऑप्शन बी सही है। अब आ जाइए 67 की ओर। 66 कंप्लीट, 67 की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा पानी पी लूं। सड़सठवां प्रश्न कहता है कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री अ और अंतरिक्ष यात्री ब, यानी ए और बी है, की ओर चिल्लाता है। अंतरिक्ष यात्री ए जो है अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही एक प्रकाश संकेत लाइट सिग्नल भी भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? अब ऑप्शन ए कहता है कि अंतरिक्ष यात्री ए से निकलने वाली ध्वनि और प्रकाश दोनों समान वेग से अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंच जाएगी। दूसरा कहता है कि अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री ब यानी बी तक ध्वनि पहुंचेगी परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगी, यानी प्रकाश पहुंचेगी लेकिन ध्वनि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, सी कहता है कि अंतरिक्ष यात्री ए से चिल्लाने वाली ध्वनि और प्रकाश दोनों अंतरिक्ष यात्री ब तक पहुंचेगी परंतु प्रकाश थोड़ा पहले पहुंचेगी, यानी प्रकाश जल्दी पहुंचेगी, ध्वनि थोड़ा लेट पहुंचेगी। ऑप्शन डी
अंतिम कथन कहता है कि अंतरिक्ष यात्री अ से न तो ध्वनि और न ही प्रकाश यानी कुछ नहीं पहुंचेगा। तो इसका 67 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 67 का बी सही होगा। बी क्या कहता है कि अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगा। लाइट तो पहुंच जाएगा लेकिन ध्वनि नहीं पहुंचेगा। अंतरिक्ष में लाइट पहुंच जाएगा लेकिन ध्वनि नहीं पहुंचेगा, यानी ऑप्शन बी सही है। तो 67 का बी होता है। 67 के बाद 68वां प्रश्न देखिए कि भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सा असम में स्थित है, यानी कौन सा झील असम में है? तो 68वां प्रश्न का उत्तर सी चंपानाला झील है। चंपानाला झील असम में स्थित है। यानी भारत की कौन सी झील असम में स्थित है? तो यह बेसिकली चंपानाला झील। 68 की सी होगा कि चंपानाला झील असम में स्थित है। 67 का हमने सही लगाया था ना, 67 का बी होगा, सही है। 67 हो गया, 68 हो गया। 69वां प्रश्न हमारे बीच रहा। 69वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट चुना गया। तो 69 का कौन सा हो जाएगा? सी, यानी स्मृति मंधाना, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम से संबंधित हैं और कैप्टन है। तो इनको बेसिकली बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में चुना गया। तो 69 का सी हो जाएगा। अब देखिए 70वां प्रश्न। 70वां प्रश्न कहता है कि भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने का विकल्प दिया गया है। ऑप्शन 1 सही है। दूसरा कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य है। दूसरा भी सही है कि एक तो 20 लाख से जहां जनसंख्या कम है, जिस राज्य में जनसंख्या कम है वहां पे मध्यवर्ती यानी पंचायत समिति मंडल पंचायत नहीं आएगा। ठीक है, बीच वाला नहीं, यानी ऊपर वाला सिर्फ आएगा। दूसरा कहता है कि 21 वर्ष आप पूरा कर चुके हैं तो आप मुखिया या वार्ड पार्षद बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होते। तो 70 का ऑप्शन ये सही है कि केवल 1 और 2 सही होता है और केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होता, ऐसा कथन गलत है, क्योंकि दादरा नगर हवेली, दमन दीव जैसे स्टेट में भी पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो ये आपका ऑप्शन डी, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 कथन सही होगा 70 का ए। 71वां प्रश्न है। 71वां प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करिए। 71वां प्रश्न करता है क्या 71 का ऑप्शन ए सही होगा, जो कि इस विद्यार्थी के द्वारा सही मैच किया गया है। मायोको मायोको फेस्टिवल यानी मायोको उत्सव कब मनाया जाता है? तो मायोको बेसिकली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो सामने सामने मैच हो जाएगा, मायोको अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चपचारकूट कहाँ से संबंधित है? तो चपचारकूट बेसिकली मिजोरम से संबंधित है। सेक्रेनी कहाँ से संबंधित है? तो सेक्रेनी बेसिकली नागालैंड से संबंधित है और सगाई बेसिकली मणिपुर से संबंधित है। तो 71 का ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ ऑप्शन सॉरी इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं 72वां प्रश्न। 72वां प्रश्न हमारा कहता है कि गुहिलोतो सिसोदिया राठौर और कछवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 72 प्रश्न को देखिए, इसमें 5 स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं। पहला, गुहिलोतो ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया, पहला कथन। दूसरा, राठौर वंश के सवाई जयसिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे। तीसरा कथन कहता है कि कछवाहों के मान सिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे। ठीक है। चौथा, सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा। ठीक है। पांचवा, कछवाहों के जसवंत सिंह एक खगोल शास्त्री थे। तो 72 का क्या सही होगा? बी। 72 का बी सही होगा कि केवल 1, 3 और 4 सही है। 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। क्या क्या सही है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, यानी 72 का बी होगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 सही होगा 72वां।
यानी गुहिलोतों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई, सही है। कछवाहों के मान सिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे और यह जो महाराणा प्रताप से मान सिंह ने लड़ा था, ठीक है। और सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप थे जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़े। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि डायरेक्ट अकबर से महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ नहीं था, यह मान सिंह और कुछ उनके सेनापतियों के बीच हुआ था। शायद जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 के आसपास, तो उस समय जो अकबर 12 या 14 साल का था, तो उस समय युद्ध लड़ा नहीं था, लेकिन उसके सेनापति द्वारा लड़ा गया था। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट अकबर को हम लोग बोल देते हैं कि अकबर के द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न है जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और मैच द फ्लोइंग है इसका। तो 73 का बी ऑप्शन सही है। 73 का बी सही है। पहला, अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखना। 51 का ये सबसे पहले ये में कहता है कि भारतीय जो संप्रभुता है, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, तो एक का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 51 एक का एफ क्या कहता है, तो बी का 3 यानी हमारी मिश्रित सांस्कृतिक की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, यानी हमारी संस्कृति का संरक्षण करना। अनुच्छेद 51 एक के का क्या कहता है, का क्या कहता है, एक सेकंड, 73 का बी सही होगा तो उससे रिकॉर्डिंग ए का 2, बी का 3, सी का 1 यानी 51, ए का कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों, जो कि सबसे अंतिम में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 ए का आई क्या कहता है, तो आई बेसिकली सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 73 का बी ऑप्शन सही है। 73 का बी। 74वां प्रश्न देखते हैं कि एक अतिक्रांति द्रव्य तब बनता है जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से बहुत नीचे गर्म किया जाता है, पहला कथन। दूसरा, किसी पदार्थ को पूरी तरह जला दिया जाता है तब होता है। तीसरा, किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। तो 74 का क्या सही होगा, सी कहता है कि किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है, तो क्या होगा कि अतिक्रांतिक द्रव्य तब बनता है। 75वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 75वां प्रश्न है कि संवैधानिक और शैक्षणिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया। अब डलहौजी की बात करें तो 1953 में इसके द्वारा पहली बार रेल का शुरुआत किया गया था, जो कि 34 किलोमीटर चला था, यानी मुंबई से थाने के बीच। तो इस स्टेटमेंट का उत्तर क्या होगा, तो 75 का ऑप्शन ए सही है। यह बेसिकली 75 का ए कि समिति उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण करना। सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तो यह ऐसा कुछ नहीं था कि जो शक्ति का हस्तांतरण है इसके लिए बेसिकली साइमन कमीशन आती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा नहीं। प्रशासनिक दक्षता यहाँ नहीं आएगा। 53 चार्टर नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा कि सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण को बढ़ावा देना। 75 का ये सही है। 76वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ग्लाइकोलिसिस के लिए इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यह साइटोप्लाज्मा में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यह सीधे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो 76 का क्या सही होगा, बी, यह साइटोप्लाज्मा में होता है। 76 का बी यानी ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो यह बेसिकली साइटोप्लाज्मा में होता है। 76वां प्रश्न हमने देखा। अब आइए 77वां प्रश्न की ओर, जो कि आपका मैच द फ्लोइंग से संबंधित है। 77वां प्रश्न कहता है कि काली क्रांति 77 का ए ऑप्शन सही होगा। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। बी का सफेद क्रांति, एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सफेद क्रांति तो दूध से संबंधित है, तो सफेद क्रांति का हम बात करेंगे तो सी का एक दूध से आ जाएगा, यानी सी का एक कहाँ है, तो सी
सफेद क्रांति सी, नीली क्रांति मछली से आ जाएगा, हरित क्रांति खाद्य फसल से आ जाएगा और काली पेट्रोलियम से आ जाएगा। तो ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का सफेद दूध है, हरित क्रांति 2। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मेरी साइड से मिस्टेक है, हालांकि इसका ऑप्शन सी सही होगा। 77 का सी सही होगा। ठीक है, 77 का सी सही है। 78, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है? पहला कश्यप कास पटेल, कश्यप कास पटेल। दूसरा हरमीत ढिल्लो, डॉक्टर जय भट्टाचार्य। तो इसमें से कौन होगा? 78 का डी, उपरोक्त सभी इससे सम्मिलित हैं। उपरोक्त सभी इससे सम्मिलित हैं, 78 का डी ऑप्शन सही है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन निस्संदेह फायदा करेगा। 78 के बाद 79 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो गोवा में कौन सा जलप्रपात है? तो यह बेसिकली तो देखेंगे 79वां प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से गोवा में कौन सा स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 79 का बी, यानी दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में है। 80वां प्रश्न देखते हैं कि आनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जैसे जेनेटिक की खोज किसने की थी? तो यह बेसिकली 80 का डी, यानी ग्रेग मेंडल है जो कि मटर के दाने से जेनेटिक का खोज करते हैं। आनुवांशिकता का खोज शुरुआती तौर पे इनके द्वारा मटर के दाने से किया गया था और ग्रेगर मेंडल बेसिकली आनुवांशिकी और जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो 80वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 81वां प्रश्न हमारा है, 80वां प्रश्न का सही हो गया, यानी 80 का डी। इसके बाद 81वां प्रश्न आता है। 81वां प्रश्न हमारे बीच है, भारत में रीट क्षेत्राधिकार, रीट जुडिक्शन के बारे में कौन से वाक्य पर विचार करें? यानी कौन सा सही है या कौन सा कथन सही है रीट से संबंधित। जैसे कि आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो पहला रीट क्षेत्राधिकार, तो ऑप्शन ए कथन 1 सही है कि रीट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है और अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं। ठीक है, 81 का सी। दूसरा, इसमें उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी सही होगा। तो 81 का सी। 82वां प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो पौधा में हम लोग जो जल को देखते हैं, तो जल बेसिकली जाइलम के माध्यम से होता है। तो 82 का उत्तर ये होगा कि जल जो है पौधे में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से किया जाता है। जैसे जल और जैसे जाइलम को हम लोग देखेंगे। तो 82 का ये हो गया। 83वां प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी ने धीरे धीरे विभिन्न तरीके से भारतीय क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय शासकों को व्यापक आक्रोश फैल गया। तो यह स्टेटमेंट था और इस कथन को देखेंगे। हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। पहला कथन सही है। दूसरा, इसमें अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्य को अपने में मिलाने की अनुमति थी। बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। और रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इसी बेसिस पे लड़ा गया था कि अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था रानी लक्ष्मीबाई का, तो उस कंडीशन में वो गोद लिए थे और अंग्रेजों को पता चल गया था। तो इसके बाद अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण करने का सोचा और उस कंडीशन में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। तो कुल मिला के यहाँ सही बात की गई। तो 83 का क्या सही होगा? तो 83 का ऑप्शन सी सही है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, मतलब ये दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न 84वां नंबर का, फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझता है? तो 84 का उत्तर क्या होगा? तो ए 84 का है कि स्रोत और सिंक के बीच पारस्परिक दाब का अंतर, यानी
ऑप्शन ए सही है 84 का ए। आगे बढ़ते हैं, 85वां प्रश्न है H2O प्लस सी एच और एरो के बाद बता रहा है कि H2 प्लस CO का क्या होगा। तो 85वां प्रश्न है, 85वां का उत्तर क्या होगा। देखिए मैथ साइंस वाले में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा और डायरेक्ट उत्तर में बताऊंगा आपको। तो 85वां प्रश्न ऑप्शन ए सही है कि जल और गैस अभिक्रिया की बात करता है। 85वां में जल और गैस अभिक्रिया की बात करता है। 86वां प्रश्न है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव्य मोजेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव्य मोजेइक मॉडल किसके द्वारा लाया गया था। तो 86 का उत्तर ए सही है, सिंगल और निकोलसन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव्य मोजेइक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो 86 का ऑप्शन ए सही है। 87वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक है मेंडल को आनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, अभी पीछे हमने देखा भी। दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि प्रत्येक गैमीट एक लक्षण के लिए 2 एलील प्राप्त करता है। आगे देखते हैं। तीसरा, एक संकरित संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है। अंतिम कथन कहता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए किया जाता है। तो 87 का उत्तर हम लोग क्या देखेंगे। तो 87 का ऑप्शन बी सही है, यानी 87 का ऑप्शन बी सही है। 1, 3 और 4, 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, 2 गलत है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन बी, 87 का ऑप्शन बी 1, 3, 4, 1 सही है, 3 सही है और 4 ऑप्शन बी गलत है। मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है, लॉ ऑफ एग्रीगेशन वाला। 88वां प्रश्न देखते हैं। धैर्य बनाए रखिए, 12 प्रश्न और बचे हैं और बहुत जल्द हम अंतिम चरण में होंगे। 88वां प्रश्न कथन कारण वाला है कि बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। बिल्कुल, जब भी हम लोग गरीबी वाला भुखमरी में, जब भी गरीबी का इंडेक्स भुखमरी का इंडेक्स आता है तो उस कंडीशन में भारत में बिहार सबसे नीचे होता है। तो बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य, ठीक है। यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित होता है। यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं में चिन्हित होता है। 88 का ए सही होगा कि कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। तो 88 का क्या सही होगा। 88 का ए, यानी ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 88 के बाद हम लोग 89वां प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्ति की स्मृति में की। किसकी स्मृति में किया गया। तो यह बेसिकली महाराणा प्रताप की स्मृति में जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया महाराणा प्रताप की। कहाँ किया गया। जोधपुर में अमित शाह के द्वारा किया गया। और यह प्रश्न अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हमारा 90वां प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें वैध है। हालांकि मैं इस पे एक 5 मिनट का वीडियो बनाया हूं, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसका उत्तर आपको बताता हूं। पहला कथन है कि पार्टी को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट लाने हो और 1 से अधिक राज्यों में लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। कथन 1 कहता है, यानी 90वां का है, कथन 1 सही है, ये सही है। ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो। दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि पिछले लोकसभा आम चुनाव में पार्टी ने किसी एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट जीती हो। अब देखिए, यहाँ राष्ट्रीय पार्टी नहीं, यह राज्य पार्टी की बात करता है। यह राज्य पार्टी का है कि 25 में से 1 लोकसभा सीट जीते हो। अंतिम 4 है कि पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, जो कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। बी इसका सही है, 90 का बी होगा, 90 का बी। 91 प्रश्न है कि अस्थाई परजीवी क्या है। तो अस्थाई परजीवी देखने, इसका ऑप्शन देखते हैं, पता चलेगा।
एक कहता है कि होस्ट के शरीर की सतह पर रहते हैं, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्र रूप से रहते हैं लेकिन अवसर आने पर परजीवी बन जाते हैं। दूसरा, तीसरा ऑप्शन कहता है केवल भोजन के लिए होस्ट के पास जाते हैं। डी कहता है होस्ट के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो 91 क्या है? 91 का ऑप्शन सी सही होगा कि केवल भोजन के लिए होस्ट के पास जाते हैं। यानी कई बार हम लोग देखते हैं पेड़ के ऊपर पेड़ उग जाता है, घर के ऊपर पेड़ उग जाता है, तो सिर्फ भोजन के लिए उससे संबंधित है वो, ठीक है। तो अस्थायी परजीवी क्या है कि केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। हमारा 92 यानी 92वां प्रश्न है जो कि एक कथन है। तो इस कथन को पढ़ते हैं और उत्तर देना है कि यह कथन किसके द्वारा कही गई थी। तो 52वां प्रश्न है, किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे हैं, ठीक है। भारत के मामले में यह विशेष रूप से इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक के अत्यंत अनुरूप प्रतिमान को उधार लिया और 3 अन्य युगों यानी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का आविष्कार कर मामलों को और जटिल बना दिया। आखिर देखिए, फूट डालो राज करो की नीति कहीं ना कहीं यहीं से संबंधित है। आज हम देखते हैं बंगाल विभाजन किस बेसिस पे किया गया था, ताकि हिंदू मुस्लिम को अलग सेपरेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं वे हमारे या हमें अलग करने की बात करते हैं। एक बार स्टेटमेंट और पढ़ते हैं, और यह ऐसे स्टेटमेंट और भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है कि किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे हैं। भारत के मामले में यह विशेष रूप से इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इतिहासकार ने जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमान को उधार लिया और 3 अन्य युगों यानी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का आविष्कार करके मामले को और जटिल बना दिया। तो 92 में से कथन किसका है? 92 का बी यानी तपन राय चौधरी का कथन है। ऑप्शन बी सही है, तपन राय चौधरी ऐसा कथन कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे। यानी कह रहा है कि डार्विन का थ्योरी हम लोग जा रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत देते हैं। तो यह किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे कि डार्विन जो बात कहते हैं वे सही है। तो 93 का ऑप्शन बी सही है, अल्फ्रेड रसेल वॉलेम इसके सही उत्तर होंगे। यानी ऑप्शन बी सही है, 93 का बी। 94 प्रश्न किए आते हैं, करकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उत्तर मिल जाएगा। पहला, दुर्लभ वर्धन जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इस राजवंश के संस्थापक थे। दूसरा है कि ललितादित्य मुक्तापिड़ ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, यानी अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। तीसरा है वज्रादित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ। और चौथा, जयपीड़ ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमजोर पड़ गया। तो 94 का क्या होगा? 94 का डी ऑप्शन सही है। 1 2 4, 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। यानी तीसरा गलत है कि वज्रादित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ, तो यह गलत है। बाकी सारे कथन सही हैं। 94 हो गया। 95 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो 95 का क्या हो जाएगा? तो 95 का सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल हो जाएगा। 95 का सी यानी क्लोरोफिल में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो क्लोरोफिल। 95 का सी हो गया। 96 प्रश्न है, 96वां प्रश्न है, शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित है। शिशु तरुण और किशोर नामित उपक्रम संबंधित है। तो 96 का ऑप्शन डी मुद्रा बैंक से संबंधित है। 96 का डी सही हुआ। 97 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 97वां प्रश्न कहता है कि नहपान के समय महाराष्ट्र में स्वर्ण और कापारसन के बीच विनिमय दर क्या थी? यानी नहपान के समय महाराष्ट्र में स्वर्ण और कासारपन के बीच नियम दर क्या था? तो यह बेसिकली 97 का ऑप्शन डी यानी 1:35 था।
97 का डी क्या होगा? 1:35। 1:35 था, ऑप्शन डी। 98वां प्रश्न है, न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेनिटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, उसे वह कारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? यानी उसको फिर से एक बार पढ़ेंगे कि न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेनिटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, उसे वहाकारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो 98 का उत्तर सी। 98 का उत्तर सी होगा कि व्हाइट आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है उसे। रेड ज्वालामुखी के चलते यहाँ टिक लगा दिए रेड आइलैंड, लेकिन इसका व्हाइट आइलैंड होगा। ठीक है, 98 का सी। 98 का सी। 99वां प्रश्न है हमारे बीच, कीटों में अपूर्ण कार्यांतरण मेटामॉर्फोसिस के चरण का सही क्रम क्या है? यानी 99 का बी, अंडा, निफ्त और वयस्क। इसका उत्तर बी होगा कि अंडा आएगा, अंडा के बाद निम्फ आएगा, निम्फ के बाद वयस्क हो जाएगा। ठीक है, तो कीटों में अपूर्ण कायात्रम मेटामॉर्फोसिस के चरण में कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी, 99 का बी। आज का हमारा अंतिमवां प्रश्न है 100वां प्रश्न है कि अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में कौन से युग्म सही हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? 100 का ए, यानी 1, 2, 4, 5 सही है। 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, 5, 3 सही नहीं है। कैसे? फेजी क्या है? फेजी बेसिकली एक फारसी कवि और अनुवादक है। अबुल फजल क्या है? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। राजा टोडरमल गृह मंत्री नहीं, ऑप्शन तीसरा गलत है। राजा मान सिंह सेना अध्यक्ष थे, पहले भी हमने देखा, जो कि पृथ्वीराज चौहान से लड़े। तानसेन क्या थे? तो महान संगीतकार और सांस्कृतिक हास्य थे। अब्दुल रहीम खान खाना वित्त मंत्री थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 का ए। 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5। 26वां 6वां सही नहीं है, अब्दुल खान खाना वित्त मंत्री नहीं थे। तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न। तो आज का ये हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ, जिसका हमने प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ, सही एक्सप्लेनेशन के साथ सही उत्तर को जाना। साथ ही साथ ये हमारा 14 अप्रैल वाला पेपर था जीएसजीके का, और ऐसे ही 17 अप्रैल और 20 अप्रैल का भी मैं बुलाऊंगा। तो आपको जुड़ने के लिए, अपना धैर्य बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके एक सहयोग से मुझे भी थोड़ा मनोबल मिले, या आपके द्वारा किया गया एक प्रयास, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ऐसे ही और वीडियो लाऊंगा, और विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है यह, जो बिहार के साथ साथ और दूसरे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी नौकरी की तैयारी करें। चूंकि इसमें सारे प्रश्न बिहार से ही संबंधित नहीं है, कुछ प्रश्न बिहार से हैं, कुछ करेंट अफेयर हमने देखा, पॉलिटी आप यहाँ से ले सकते हैं, हिस्ट्री में जैसे 100वां नंबर क्वेश्चन सामने दिख रहा है, यहाँ मैच द फ्लोइंग में पूछ सकता है। तो ऐसे तमाम प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पेशेंस, धैर्य बनाए रखने के लिए।